ओके। जय हिंद, मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का न्यू सेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। 12वीं कक्षा के हिस्ट्री का सेशन नंबर 6 चलेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य। कल हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके थे, अशोक के बारे में पढ़ चुके थे, कलिंग युद्ध कैसे हुआ था वो हम सब पढ़ चुके थे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पढ़ चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में, अशोक का जो कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कल हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ तक पढ़ चुके थे? चलिए कलिंग युद्ध हम लोग कल पढ़ चुके थे। कलिंग युद्ध 261 इस बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध का जो राजा था उस राजा का नाम था खारवेल। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था, और कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाया कौन? बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने, बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कलिंग का युद्ध हो रहा था तो कलिंग के युद्ध के बाद कलिंग के राजा खारवेल से युद्ध करते समय अशोक ने लाखों सिपाहियों का, लाखों लोगों का मर्डर किया था और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया था। इतना सारा लोग को मारे जाने के कारण, बहुत सारे लोगों को मारे जाने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। और उस 1 लाख लोगों को मारे जाने में, उस भीड़ में एक और लड़की भी शामिल थी, जिस लड़की से अशोक विवाह करना चाहता था। और अशोक विवाह किससे करना चाहता था? तो खारवेल की बेटी थी, खारवेल की बेटी से अशोक विवाह करना चाहता था। और इस विवाह को लेकर ही कलिंग का युद्ध हुआ था। और उस कलिंग के युद्ध में खारवेल की बेटी भी मारी गई थी, जिससे अशोक को हृदय परिवर्तन हुआ था। और हृदय परिवर्तन के बाद अशोक अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। एक छोटा सा बालक उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेजता है। बौद्ध धर्म में अशोक के समय में बौद्ध धर्म इतना प्रचलित हुआ था, इतना विस्तार किया था कि सारी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला। ज्यादातर फैला चाइना में फैला, म्यांमार में फैला, श्रीलंका में फैला, भूटान में फैला, नेपाल में फैला। ये सब देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ। और इस देश में अभी भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेशन कहता है, पहला टॉपिक जो कहता है वो कहता है कि अशोक के अभिलेख के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि अशोक के अभिलेख क्या कहता है। अभिलेख वो चीज है जो किसी राजा या महाराजा के बारे में, अगर प्राचीन इतिहास के बारे में, राजा के इतिहास के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करना है, जानकारी रखना है, जानकारी पता करना है, तो अभिलेखों से पता किया जा सकता है। अभिलेख जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिलेख, जो पहली प्रकार का जो अभिलेख होता है उसको कहते हैं शिलालेख अभिलेख। जो दूसरे प्रकार का जो अभिलेख होता है उसको कहा जाता है गुहा अभिलेख।
गुहा अभिलेख। और तीसरा जो होता है वो स्तंभ अभिलेख होता है। कौन अभिलेख? स्तंभ अभिलेख। तो राजा महाराजा के पहले के प्राचीन इतिहास राजाओं के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी होती थी तो सबसे आसान तरीका क्या था? उस राजा के द्वारा लिखे गए अभिलेखों के बारे में आप पता कर सकते हैं, तब तो जाके राजा के इतिहास के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिल सकता है। यूं कहें कि राजा के बारे में अगर जानना है तो राजा के अभिलेखों को पढ़ा जाए, अभिलेखों को देखा जाए, राजा ने जो काम किया है उस धरोहरों को देखा जाए, तो आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत में पहले के राजा महाराजा कौन कौन से काम करते थे, अपने किस काम के लिए जाना जाता था राजा, इसके बारे में आपको पता चलेगा अभिलेखों से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि अशोक के समय कई इतिहास जो पत्थर, धातु, बर्तन, सिक्के, पत्थर, धातु, बर्तन, सिक्कों, स्तंभ, गुफा पर लिखे होते थे। कहने का मतलब कि अशोक के समय जो अभिलेख है, अशोक के समय जो अभिलेख है वो काची पर लिखा जाता था? तो पत्थर पर लिखा जाता था, धातुओं पर लिखा जाता था, बर्तन पर लिखा जाता था, स्तंभ पर लिखा जाता था और गुफा पर लिखे जाते थे। अशोक के समय ही अभिलेख लिखने का प्रचलन शुरू हुआ था। प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने का जो शुरुआत है वो अशोक ने ही शुरू किया था। अब अशोक अभिलेख सिर्फ दीवारों पर नहीं लिखा, धातुओं पर लिखा, बर्तनों पर लिखा, दीवारों पर लिखा, गुफा में लिखा, स्तंभों पर लिखा और तो और सिक्कों पर भी प्रचलन करवाया। सिक्कों पर भी कुछ न कुछ लिखवाने का प्रचलन करवाया। कौन करवाया था? ये अशोक करवाया था। अगला है कि इनमें उस समय के आर्थिक, सामाजिक, राजाओं के घटनाओं एवं विचारों, आदेशों के बारे में जिक्र किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब राजा अभिलेख लिखने का जब शुरुआत किया तो राजा के किस किस बातों को ध्यान में रखा गया, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके अभिलेख लिखा गया? तो ये लिखा गया आर्थिक के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में, राजा के घटना, जो राजा कौन कौन से काम करता था, विचारों, राजा का विचार क्या था और राजा कौन कौन से आदेश देते थे प्रजा को, अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को, इसके बारे में अभिलेखों में ही जिक्र किया गया है। आगे कहता कि अशोक के समय का इतिहास, उसका साम्राज्य और उसका धर्म को समझने के लिए अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब कि अशोक के समय में अगर अशोक को इतिहास जानना है, अशोक के साम्राज्य के बारे में जानना है, अशोक के अगर धर्म के बारे में जानना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि अशोक के द्वारा लिखे गए, लिखवाए गए, खुदवाए गए अभिलेखों को पढ़ें। अभिलेख को पढ़ लीजिएगा तो राजा महाराजा के अशोक के बारे में आपको जानकारियां बहुत आसानी से मिल जाएगी। चलिए आप लोग, ये था अशोक के अभिलेख, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? तो अशोक के अभिलेख जो है ना वो 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अभिलेख जो था वो शिलालेख, जिसको कहा गया कि पत्थरों पर लिखा गया, पत्थरों पर लिखा गया लेख, पत्थरों पर लिखा गया लेख जो है वो शिलालेख कहलाया। गुफाओं में लिखा गया अभिलेख, गुफाओं में लिखा गया अभिलेख, गुफाओं में लिखा गया अभिलेख को गुहा अभिलेख कहा गया। और स्तंभ जो पिलर पर, पिलरों पर या स्तंभों पर लिखा गया अभिलेख जो इस प्रकार के होते थे, इस प्रकार के स्तंभ जो लंबे होते थे उस पर लिखा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए शिलालेख, शिलालेख जो है, शिलालेख की संख्या जो है, शिलालेख की टोटल संख्या जो है वो 14 शिलालेख मिले। सिर्फ शिलालेख मिले हैं। शिलालेख कहने का मतलब जो पत्थरों पर लिखा गया। तो अशोक के समय 14 प्रकार की ऐसी शिलालेख मिला है जो पत्थरों पर लिखा गया था। दूसरा, भारत के अलग अलग स्थान से मिले हैं। भारत का जो शिलालेख है, भारत का जो शिलालेख है, भारत का जो शिलालेख है, अशोक के समय में लिखा गया जो शिलालेख है वो टोटल 14 शिलालेख हैं और भारत के अलग अलग शहरों से ये पाया गया है, मिला गया है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है अशोक का प्रथम अभिलेख। अशोक का प्रथम अभिलेख क्या कहता है, कि चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि अशोक का प्रथम अभिलेख क्या कहता है। कि अशोक का प्रथम अभिलेख जो था वो गिरनार अभिलेख था। क्या था? गिरनार, जो गुजरात के जूनागढ़ से मिला है। कहाँ से मिला? गुजरात के जूनागढ़ से अशोक का प्रथम अभिलेख, अशोक के द्वारा लिखा गया जो प्रथम अभिलेख है वो गिरनार के, जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में है। गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ सौराष्ट्र से मिला है। सौराष्ट्र गुजरात को कहा जाता था, तो गिरनार जो है अभिलेख या जूनागढ़ गुजरात में है, वहां से मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है। क्या लिपि है? ब्राह्मी लिपि। अब अशोक का जो अभिलेख है ना, अशोक का जो अभिलेख था, अशोक का जो अभिलेख था वो अभिलेख 2 लिपियों में मिला है। कौन लिपि में? 2 लिपि में मिला है। पहला को कहा गया ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, और दूसरा को कहा गया खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। इसमें क्या था कि ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखा जाता था, बाएं से दाएं लिखा जाता था, और खरोष्ठी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं लिखा जाता था। बस यही है। अशोक का जो अभिलेख मिला है वो 2 लिपियों में मिला है। अशोक का जो अभिलेख है वो 2 लिपियों में मिला है। एक लिपि है ब्राह्मी लिपि जो बाएं से दाएं लिखा जाता था, और एक है खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। तो अशोक का जो अभिलेख है वो 2 लिपियों में पाया गया है, 2 लिपियों में लिखा गया है। पहला लिपि जो बाएं से दाएं लिखा जाता था, दूसरी लिपि जो दाएं से बाएं लिखा जाता था। आगे कहता है कि गिरनार अभिलेख में क्या लिखा है। तो गिरनार अभिलेख में क्या लिखा है इसके बारे में जानकारी देता है कि अशोक ने जीवों की हत्या पर रोक लगाने के बाद में बात कही है। क्या चीज की बात कही है? अब प्रथम अभिलेख यानी गिरनार के अभिलेख में लिखा गया है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, दिल पिघल गया था, तो अशोक ने कहा था कि जीवों की हत्या मत करो, जीवों की हत्या नहीं करना है। और राजा की जो रसोई होती थी उसमें हजारों जानवर मारे जाते थे। कुछ समय के बाद केवल 3 जानवर ही मारे जाते थे, 2 मोर और 1 हिरन। कहने का मतलब क्या है कि जब रसोई जो खाना बनता था, तो राजा के रसोई में जब खाना बनता था तो नॉनवेज जब बनाया जाता था, तो हजारों की संख्या में जानवरों को मार करके उसके मांस को खाया जाता था। बाद में अशोक के समय में आते आते 2 मोर और 1 हिरन को मारकर रसोई में ले लिया जाता था। जब अशोक का जब हृदय परिवर्तन हुआ तो अशोक ई वाले पर भी पाबंदी लगा दिया, कहा कि ऐसा अब नहीं होगा, अब कोई जानवर का हत्या नहीं किया जाएगा। अगला कहा था कि कुछ समय के बाद यह जानवरों को भी मारना बंद कर दिया जाता था। हाँ, अब अशोक के समय कुछ हृदय परिवर्तन के बाद कहा कि अब कोई जानवर की हत्या नहीं किया जाएगा। यह अशोक की अहिंसा नीति को दिखाता है। अहिंसा का मतलब है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम मर्डर नहीं करेंगे, हम खून खराबा नहीं करेंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? अहिंसा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है स्तंभ अभिलेख। कौन से लेख? स्तंभ अभिलेख। स्तंभ अभिलेख कहता है कि स्तंभ अभिलेख मतलब कि एक पिलर जैसा खड़ा होता था ऐसे, और इस पर कुछ ना कुछ लिखा जाता था, कुछ ना कुछ इस पर ही लिखा जाता था। इनकी संख्या 7 है। इनकी स्तंभ अभिलेख की जो संख्या है वो अशोक के समय में लिखा गया स्तंभ अभिलेख जो है वो स्तंभ अभिलेख की संख्या मात्र 7 है। दूसरा कहता कि यह पत्थर के स्तंभों पर लिखे जाते थे। पत्थर के स्तंभों पर लिखा है। ये जो पिलर है वो पत्थर का है। कच्ची का है? ये पत्थर का स्तंभ है। आगे कहता कि इनमें धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। धर्म के मतलब होता है धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो स्तंभ अभिलेख है इसमें धर्म के बारे में लिखा गया, और अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया। कहने का मतलब है कि जो पिलर जो था ना, ये पिलर पर जो खुदाई करके जो लिखवाया गया था, तो उसमें 2 ही चीज के बारे में चर्चा किया गया था। एक क्या चर्चा किया गया था कि धर्म के बारे में लिखा गया, और दूसरा क्या चर्चा किया गया था अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल हुआ था।
चलिए आगे चलते हैं। आगे है गुहा अभिलेख। गुहा अभिलेख क्या मतलब होता है? गुहा अभिलेख का मतलब होता है गुफा अभिलेख। कौन अभिलेख? गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख, ये गुफा अभिलेख क्या था? तो गुफा के दीवारों पर लिखा जाता था। गुफा के दीवारों पर लिखा गया लेख, गुफा के दीवारों पर लिखा गया अभिलेख को गुहा अभिलेख या गुफा अभिलेख कहा जाता है। गुफा अभिलेख जो कहने का मतलब हुआ, गुफा अभिलेख कहने का मतलब हुआ कि अशोक के समय में तीन गुहा अभिलेख मिला है। अशोक के समय में गुफाओं पर जो अभिलेख खुदाई करके लिखवाया गया था, अशोक ने जो लिखवाया था, वो अशोक के समय में 3 ही ऐसी गुफा है जो इनको मिला है। आगे कहा था कि गुफाओं के अंदर या बाहर दीवारों पर लिखे जाते थे। गुफाओं के अंदर और बाहर इनके दीवारों पर लिखे जाते थे, उसी को कहा गया गुहा अभिलेख या गुफा अभिलेख। गुहा अभिलेख अशोक ने ही चालू करवाया था और अशोक के द्वारा लिखे गए दीवारों पर, गुफा के दीवारों पर लिखा गया लेख जो है वो गुहा अभिलेख के नाम से जाना गया है। आगे है इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व। इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व क्या कहता है कि इतिहास के लेखन में अभिलेखों का महत्व है। कहने का मतलब कि जब इतिहास लिखने के लिए बैठा, जब इतिहास को जानने के लिए हम बैठेंगे, तो जो अभिलेखों से जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है, जो अभिलेखों से जो जानकारी हमें मिलेगा, उसको से पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। क्योंकि पहले कोई लिखता नहीं था, कोई किताब नहीं उतना लिखता था कि राजा अपने बारे में, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, अपने राजनीतिक बारे में अपने खुद से दीवारों पर लिखवाता था, पत्थरों पर लिखवाता था। पहला है कि वैदिक काल के बाद भारत के इतिहास जानने में अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का वैदिक काल के बाद अगर इतिहास को जानना है, वैदिक काल के बाद जब किसी राजा के इतिहास के बारे में पता करना है, तो उस राजा के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को पढ़ो, उस राजा के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को समझो, तब जाकर के उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। तो एक बात समझ में आ रहा है कि अगर किसी राजा के बारे में पता करना है, तो जब अभिलेख से ही जब पता चल सकता है, तो उस समय का अभिलेख कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। क्योंकि उस समय कोई किताब लिखता नहीं था, कोई किताब तो छपाई होता नहीं था, तो कैसे पता चले? तो राजा अपने ही बारे में दीवारों पर लिखवाता था, पत्थरों पर लिखवाता था, गुफाओं में लिखवाता था, स्तंभों पर लिखवाता था। इसी को कहा गया अभिलेख। तो बहुत जरूरी चीजें हैं। राजा के इतिहास के बारे में अगर हासिल करना है, जानकारी हासिल करना है, तो इससे खूबसूरत चीज कुछ हो ही नहीं सकता है कि अभिलेख है। अभिलेख को पढ़ेंगे तो प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारियां मिलेगा, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्व रखता है। क्या चीज? अभिलेख। आज कहता है कि इससे हमें उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, अभिलेखों पर वही चीज लिखा जाता था, अभिलेखों पर वही चीज लिखा जाता था जो राजा के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को दर्शाता है। एक सेकंड। हाँ जी, तो चलिए, तो राजा के इतिहास के बारे में अगर जानकारी हासिल करना है, अगर राजा के राजनीतिक के बारे में पता करना है, आर्थिक के बारे में पता करना है, सामाजिक के बारे में जानकारी हासिल करना है, अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप राजा के द्वारा लिखा गया अभिलेखों को पढ़ सको। राजा के द्वारा लिखे गए अभिलेख को जब पढ़िएगा, तो आपको राजा के बारे में सारी जानकारियां आपको हासिल हो जाएगी। आगे कहता है कि इतिहास का डॉक्टर भांडाकर ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का कोशिश किया। सिर्फ हाँ, ये भी नहीं है कि अगर किसी राजा के बारे में अगर हासिल करना किसी राजा के बारे में अगर इतिहास अगर लिखना है, तो सिर्फ अभिलेखों के आधार पर उसके 100% श्योर तो नहीं हो सकते हैं यार, कि अभिलेखों में जो चीज लिखा गया है, अभिलेख के आधार पर आप उस राजा के बारे में पूरा का पूरा इतिहास आप लिख सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो एक ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर भांडाकर, क्या नाम था उनको? डॉक्टर भांडाकर। जो डॉक्टर भांडाकर ने कहा कि अभिलेखों के ही आधार पर, सिर्फ अगर अभिलेख की जानकारियां हैं मेरे पास, तो अभिलेखों के आधार पर हम
अशोक के कहानियां इतिहास लिखने का कोशिश करते हैं और इतिहास लिखने का भरपूर कोशिश किया। कौन किया भरपूर कोशिश? तो ये किया डॉक्टर भंडारकर ने। चलिए आगे चलते हैं। मैं कहा था इतिहास में अभिलेख क्यों जरूरी है। अब इतिहास में अभिलेख क्यों जरूरी है तो सुन लीजिए, इतिहास में अभिलेख क्यों जरूरी है। अभिलेख कभी बताएं कि किसी भी राजा के बारे में अगर इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करना है तो पहले के राजा अपना इतिहास जो है वो शिलालेखों पर लिखवाता था, अभिलेखों पर लिखवाता था। तो अगर राजा के बारे में अगर हमको इतिहास से जानना है, किसी राजा के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अगर हासिल करना है, राजा के बारे में अगर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हासिल करना है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करना है, तो कहाँ से जानकारी हासिल करेंगे? उसमें तो किताब था नहीं, उसमें उतना ज़्यादा मात्रा में तो किताब छपाता नहीं था। तो राजा के द्वारा बनाए गए अभिलेख से ही राजा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए हमें अभिलेखों की जरूरी है। पहला कहता है कि अभिलेखों से घटनाओं का सही तारीख का पता चलता है, क्योंकि अभिलेख में वही चीजें लिखा गया जो जिस समय राजा के समय में जो घटनाएं घटी थी। तो राजा के समय में जिस दिन घटनाएं घटती थी वो एक्चुअल डेट लिखा जाता था, कहाँ? अभिलेखों पर, शिलालेखों पर लिखा जाता था। तो पहला जरूरी चीज क्या है कि अभिलेखों से ना घटनाओं का सही तारीख का पता लगता है, सही ओरिजिनल डेट का हमें पता लग जाता है। दूसरा कहता है कि इतिहास का सही क्रम बनाना आसान होता है। अब इतिहास का सही क्रम बनाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान तरीके से हम इतिहास का सही क्रम बना सकते हैं। सही क्रम बनाने का मतलब कि जैसी जैसी घटनाएं घटेगी, वैसे वैसे अभिलेख हम लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे घटनाएं घटेगी उसी प्रकार से अगर हम अभिलेख को लिखते जाएंगे तो हमको एक पता चलेगा कि पहला जो अभिलेख लिखा गया वो सबसे पहले घटना घटा था, जो बाद में जो अभिलेख लिखा गया शिलालेख पर या स्तंभों पर लिखा गया वो सबसे बाद में घटना घटी होगी। तीसरा कहता है कि अभिलेख इतिहास का द्वार खोलते हैं। अब कहता है कि अभिलेख एक ऐसा चीज है कि अभिलेख को पढ़ने के बाद, अभिलेख को देखने के बाद इतिहास का दरवाजा खुलता है। पूरे इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं अभिलेखों के द्वारा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई राजा अभिलेख लिखवाया है, अगर कोई राजा अभिलेख लिखवाया है तो वो राजा के अभिलेख को अगर पढ़ा जाए तो वो राजा के द्वारा किए गए सारे कार्यों का दरवाजा खोल देगा। क्योंकि अगर मान लो कि अगर हमको पूरी ही जानकारी नहीं मिलता है, आधे ही जानकारी अगर उस राजा के बारे में हमको मिलता है अभिलेखों को पढ़ने के बाद, अगर अभिलेखों को पढ़ने के बाद अगर उस राजा के बारे में हमको आधे ही जानकारी अगर प्राप्त होती है, आधे ही जानकारी मिलती है, तो कम से कम उस राजा के इतिहास को जानने का उत्सुकता तो मेरे मन में आएगा ना, जिज्ञासा तो बढ़ेगी ना, तो द्वार खोल देगा। अब उस राजा के बारे में आधी कहानी अगर अभिलेखों से हमको प्राप्त होता है तो उस राजा की पूरी कहानी जानने के लिए उत्सुकता मेरे मन में आएगी। तो इसलिए कहा गया कि अभिलेख इसलिए जरूरी है क्योंकि वो राजा के इतिहास के बारे का द्वार खोलता है, पहला दरवाजा है। इतिहास को जानना है तो पहला कदम है, पहला दरवाजा है कि आप अभिलेखों का अध्ययन कर सको। चलिए आगे चलते हैं। और कहता है कि अशोक के अभिलेख की लिपियां। अब अशोक के अभिलेख की लिपियां कितने प्रकार के हैं? तो अशोक के अभिलेख की लिपियां 2 प्रकार के हैं। हम पीछे वाले क्लास में अभी हम जस्ट पहले बता चुके थे कि अशोक के अभिलेख की लिपियां जो है वो 2 गो है। एक को कहा जाता है ब्राह्मी लिपि। कौन लिपि? ब्राह्मी लिपि। और दूसरा को कहा जाता है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। तो ये है अशोक के जो अभिलेख हैं। अब अशोक के अभिलेख की जो लिपियां हैं वो 2 प्रकार की लिपियां हैं, एक ब्राह्मी लिपि है और एक खरोष्ठी लिपि है। तो अशोक के द्वारा लिखे गए लिपियां जो हैं वो ब्राह्मी है। तो ब्राह्मी जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो अशोक के जो अभिलेख है वो 2 लिपियों में लिखा गया है और 2 लिपियों में लिखा गया, एक को कहा गया ब्राह्मी लिपि और दूसरा को कहा गया खरोष्ठी लिपि।
खरोष्टी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखा जाता, दाएं से बाएं लिखा जाता था और बाएं से दाएं लिखा जाता था। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी को दाएं से बाएं लिखा जाता था। आगे कहता है कि अशोक के अभिलेख मुख्यतः दो लिपियों में मिला है। तो अशोक के अभिलेख दो लिपि में मिला है, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ज्यादा कहीं बना रही है कितना गया? ब्राह्मी लिपि, इस लिपि में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यह भारत के कई भाषाओं का जननी कहा जाता है। अब ब्राह्मी लिपि ऐसी लिपि है जो भारत का कई भाषाओं का जननी कहा जाता है ब्राह्मी लिपि को। जैसे हो गया मराठी, जैसे हो गया गुजराती, जैसे में हो गया तमिल, फिर हो गया तेलुगु, फिर हो गया कन्नड़। यानी कि बहुत सारे भारत में बोली जाने वाली ऐसी बहुत सारी भाषा है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये सारे के सारे भाषा जो है वो किस भाषा में लिखा जाता, किस लिपि में लिखा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। आगे कहता है कि इन भाषाओं की लिपि ब्राह्मी से बनी है और हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी, एक में और ऐड कर सकते हैं, पंजाबी भी कर सकते हैं, बांग्ला भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? तो सारी की सारी भाषाएं जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि महत्वपूर्ण तथ्य में क्या कहता है कि महत्वपूर्ण तथ्य सिर्फ ये कहता है कि अशोक के द्वारा लिखे गए जो अभिलेख है, अशोक के द्वारा जो लिखा गया अभिलेख है, उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नाम का एक व्यक्ति था। कौन व्यक्ति? तो जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अशोक के द्वारा बनाए गए अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक ऐसा व्यक्ति था जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों को पहली बार पढ़ा था। उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा गया था? तो 1837 में। अब कौन कहने का मतलब ये हुआ कि अशोक जो है वो दो लिपियों में अभिलेखों को लिखता था। एक को लिखा ब्राह्मी लिपि और दूसरा को लिखा खरोष्टी लिपि। तब ब्राह्मी लिपि में लिखा गया जो अभिलेख है उसको पहली बार जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति 1837 में इसको पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है कि खरोष्टी लिपि क्या है? अब ब्राह्मी लिपि हम पढ़ चुके, अब पढ़ना है खरोष्टी लिपि के बारे में। ये खरोष्टी लिपि क्या है? तब खरोष्टी लिपि कहता है, खरोष्टी लिपि के बारे में कहता है कि यह दाएं से बाएं लिखा जाता है। अब बताए थे ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, उसको कहते हैं खरोष्टी लिपि। या फारसी लिपि जैसी थी, यह फारसी लिपि जैसी थी। जो भारत जो इराक में जो चलता था, ईरान में जो चलता है लिपियां, वो दाएं से बाएं लिखा जाता है। जैसे उर्दू हम लोग लिखते हैं दाएं से बाएं लिखते हैं, तो ये फारसी लिपि जैसी थी। कौन लिपि? खरोष्टी लिपि, जो दाएं से बाएं। जैसे देखिए ये जो है तो इधर से लिखा गया है, ये बायां है, ये बायां है, ये दायां है, तो इधर से लिखा गया है। तो ये ब्राह्मी लिपि में इस प्रकार से लिखा जाता था और खरोष्टी लिपि में इधर से इधर लिखा जाता था। अगला है कि हिंदी, यूनानी शासकों के सिक्कों पर मिलती है। अब ये खरोष्टी लिपि का लिखावट कहाँ मिलेगा? तो ये यूनानी शासकों के सिक्कों पर मिलेगा। यूनान के राजा के सिक्का पर जो लिखा गया वो दाएं से बाएं लिखा हुआ अक्षरे मिलता है। इस लिपि को पढ़ने के बाद हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी हासिल होता है, क्योंकि पहली बार खरोष्टी लिपि का जो हिंद यूनानी शासक ने ही प्रयोग किया था। तो खरोष्टी लिपि को पढ़ने के बाद हिंद यूनानी के शासकों के इतिहास के बारे में पता चलता है कि उस समय के राजा क्या रहे होंगे, उसका आर्थिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था। आगे है कि अशोक ने अधिकतर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखा है। कौन भाषा में लिखा है? तब प्राकृतिक भाषा में। अशोक का जो अभिलेख है ज्यादातर जो है वो प्राकृतिक भाषा में ही मिलता है। अगला कहता है कि सबसे पुराने अभिलेख प्राकृतिक भाषा में ही लिखे गए हैं और सबसे पुराना जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। प्राकृतिक भाषा में लिखा गया अभिलेख जो है वो सबसे पुराना माना गया। आगे आता है कि आम जनता प्राकृतिक भाषा ही बोलता है। आम जनता जो है वो प्राकृतिक भाषा, मतलब नेचुरल भाषा बोलता है। जैसे बचपन से वो सीखते आता है, नहीं अपने घर में सीखता है, उसको मातृभाषा कहते हैं। मतलब कि जो
समाज में जो भाषा बोली जाती है, जो नेचुरल है, जो अपने आप से जो भाषा सीखता है, उसी को प्राकृत भाषा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आज की स्लाइड यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे की क्लास फिर कल हम मिलेंगे इसी टाइम पर। हम आप लोग से कल मैं रूबरू हूँगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो पीडीएफ माइंड हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। और आज का क्लास आपका कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगली कौन सी चैप्टर का कौन सा टॉपिक लेकर मैं आऊँ, इसका भी आप चर्चा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ते रहता हूँ, लोगों का फीडबैक देखते रहता हूँ कि कौन सा बच्चा ने क्या कौन सा कमेंट किया है। तो चलिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िए। एक जीवन में पढ़ाई एक ऐसी महत्व है कि आपको गरीबी से दूर कर सकता है। गरीबी से अगर दूर होना है, गरीबी को दूर करना है, गरीबी को घर से अगर भगाना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप पढ़ाई करें। तो चलिए, रोज इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और फिर कल इसी टाइम पर आप लोग से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।